गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की कैटेगरी में स्पायरोमेट्री टेस्ट जो आता है उसके बारे में। इससे पहले जो प्रीवियस स्लाइड्स थी उनमें हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशंस में हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, ये सब हम प्रीवियस स्लाइड्स में स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की कैटेगरी में स्पायरोमेट्री टेस्ट। ये टेस्ट जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं उनमें सबसे मेन टेस्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो स्पायरोमेट्री इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जितने भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कैटेगरी में जितने भी टेस्ट आते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है स्पायरोमेट्री टेस्ट। इट मेजर्स, अब इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, लंग फंक्शन, स्पेशली द अमाउंट और स्पीड ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड एंड एक्सेल। अब इसमें जो हम पेशेंट को इनहेलेशन एक्सेलेशन करवाते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ एयर, कितना इनहेल एक्सेल पेशेंट कर पा रहे हैं, प्लस स्पीड ऑफ द एयर कमिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग फ्रॉम वन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। यानी कि जो वन हमारा ब्रेथ साइकिल है, मीन्स इनहेलेशन एक्सेलेशन है, एक साइकिल जो हो रहा है उसमें हम कितना वॉल्यूम एयर का इनहेल एक्सेल कर पा रहे हैं, कितनी स्पीड से हम इनहेल एक्सेल कर पा रहे हैं, ये स्टडी हम करते हैं स्पायरोमेट्री टेस्ट में। अब इसमें हम एक बार का जो टेस्ट होता है उसमें 2 से 3 साइकिल एक बार में वन टाइम में करवाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडिली अवेलेबल मोस्ट यूजफुल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स, कैरीज नो रिस्क। टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम है, 10 to 15 मिनट्स से आपको टेस्ट के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये कोई इन्वेजिव प्रोसेस नहीं होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर नहीं डाला जाता है। जस्ट इसका प्रोसेस क्या रहता है, आपके जो नोज हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, उनको नोज क्लिप से क्लोज कर दिया जाता है और उसके बाद में माउथ है, माउथ में माउथ पीस दिया जाता है जहाँ पे आपको, जिसके थ्रू आपको इनहेल एक्सेल करना है। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें इमेज से क्लियर हो जाएगा, ये पेशेंट है, इसका हमने नोज है उसको नोज क्लिप से नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर दिया है एंड उसके बाद में उसके माउथ में हमने माउथ पीस दिया जिसके थ्रू उसको इनहेल एक्सेल करना है। सिंपल ऑफिस बेस्ड टेस्ट होता है। मेजर्स फ्लो एंड वॉल्यूम, यहाँ पे फ्लो एंड वॉल्यूम देखते हैं हम कितना वो हो रहा है, और इसके अलावा जो इसमें जो ग्राफ बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यदि हम इसके इन्वेस्टिगेशंस का हम करें तो वो वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनता है। और इसमें हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हम इसमें डिटरमाइन करते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो डिटरमाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ये क्या होता है, ये सारी डिटेल में मैं आपको COPD जब पढ़ाया था तब मैं आपको बता चुकी हूँ। इन केस अभी भी किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड यानी कि पेशेंट ने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, उसके बाद में जब वो फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर रहा है वो भी 1 सेकेंड में, ठीक है, वो होता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ठीक है, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, पेशेंट ने जो फोर्सफुली वो कर रहा है, अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एंड क्विकली एक्सेल कर रहा है नॉर्मल डीप ब्रीथ के बाद में कंप्लीट, यानी कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में तो क्या था, फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो हम अमाउंट ले रहे हैं वो ओनली 1 सेकेंड टाइम का ही ले रहे हैं। लेकिन फोर्स वाइटल कैपेसिटी में क्या हो रहा है, नॉर्मल रिस्पिरेशन के बाद में जो पेशेंट फोर्सफुली एक्सेल कर रहा है उसका कंप्लीट वॉल्यूम, यानी कि जितनी देर तक मैं एक्सेल कर पा रही हूँ उतना कंप्लीट वॉल्यूम फोर्स एक्सपायरेटरी फोर्स वाइटल कैपेसिटी के अंडर में आता है। तो हमें इन दोनों का रेशियो देखना है। ठीक है, तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड अपॉन फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ये जो रेशियो रहता है ये बहुत सारी डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने COPD पढ़ा था, COPD में इनका जो रेशियो रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे 2 डिजीज़ कंडीशंस आती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो इन दोनों का जो डिसाइड होता है वो भी इन इसके रेशियो के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो इसके बारे में हम एक अलग से क्लास ले लेंगे यदि आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये प्रोसेस बताइए इस पिक्चर में कि कैसे पेशेंट का ये टेस्ट हो रहा है। तो पेशेंट टेक्स ए डीप ब्रीथ एंड ब्लोज एज हार्ड एज पॉसिबल इनटू द ट्यूब।
ठीक है, डीप ब्रेथ लेता है और डीप ब्रीदिंग करा उसने, उसके बाद में ये जो ट्यूब है उसके नॉस्ट्रल्स से वो नोज क्लिप से क्लोज कर दिए हैं, डीप इनहेल किया है, डीप ब्रीदिंग करी है और उसके बाद में जितना जितना फोर्सफुली वो एक्सेल कर सकता है उतना फोर्सफुली उसको एक्सेल करना है इस ट्यूब के थ्रू। ठीक है, ये टेक्नीशियन है मॉनिटर एंड एनकरेजेस द पेशेंट ड्यूरिंग टेस्ट। एनकरेज करना पड़ता है क्योंकि बहुत बार पेशेंट नहीं कर पाता है, तो पेशेंट को बार बार, ठीक है फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करना है, दोबारा नहीं हुआ थर्ड टाइम स्टार्ट करना है, तो पेशेंट को एनकरेज करना पड़ता है। मशीन रिकॉर्ड्स एंड रिजल्ट, मशीन रिकॉर्ड्स द रिजल्ट ऑफ द स्पायरोमेट्री टेस्ट। यहाँ पे आपका जो स्पायरोमेट्री टेस्ट जो हो रहा है उसका जो रिकॉर्ड है वो इस मॉनिटर में आ जाता है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे होता है। तो इसके इंडिकेशंस क्या है स्पायरोमेट्री टेस्ट का, कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस में हम स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाते हैं। तो टू डायग्नोज अस्थमा, टू डिटेक्ट रेस्पिरेटरी डिजीजेज इन पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द सिम्टम्स ऑफ ब्रेथलेसनेस। रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और उसके साथ में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस कंडीशन में हम इसको स्पायरोमेट्री टेस्ट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। टू डायग्नोज एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ये एक अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट, जैसा कि मैंने बताया था, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन किसके बेसिस पे हो रहा है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसके बेसिस पे इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो है ये भी स्पायरोमेट्री टेस्ट के थ्रू ही निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। टू कंडक्ट प्री ऑपरेटिव रिस्क असेसमेंट बिफोर एनेस्थीसिया एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। अब कोई पेशेंट है जिसको हमने जो एनेस्थीसिया देने जा रहे हैं या फिर कोई उसकी सर्जरी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले भी यदि हम ये टेस्ट करवा लें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ उसको कोई रिस्क हो सकता है वो हम प्रीवियसली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टू डायग्नोस वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन, वोकल कॉर्ड्स में यदि कोई डिसफंक्शन है तो वो भी हमारे स्पायरोमेट्री से आइडेंटिफाई हो सकता है। ये तो पहले तो थे इंडिकेशंस, अब है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस स्पायरोमेट्री के कि किन किन कंडीशंस में हमें स्पायरोमेट्री टेस्ट नहीं करवाना है। तो है हिमोप्टाइसिस, यदि किसी को हेमेप्टाइसिस है अननोन ऑरिजिन, उसका कोई रीजन ही नहीं फाइंड आउट हो रहा है, न्यूमोथोरिक्स, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, रिसेंट ऑरिजिन का उसको मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, उसके कोई थोरेक्सिक एन्यूरिज्म है, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है या फिर सेरेब्रल एन्यूरिज्म है, रिसेंट आई इंजरी उसकी यदि हुई है विद इन 2 वीक्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर ड्यूरिंग फोर्स एक्सपायरेशन, रिसेंट एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरी हुई है या फिर पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सिनकोप associated with forced exhalation, पेशेंट विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस शुड नॉट बी टेस्टेड। तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं कोई भी पेशेंट का हम स्पायरोमेट्री टेस्ट कर रहे हैं, और यदि इनमें से इन कंडीशंस में से यदि पेशेंट किसी भी कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो हमें स्पायरोमेट्री टेस्ट को नहीं करवाना है। अब जो स्पायरोमेट्री टेस्ट है ऑब्वियसली इसमें लंग वॉल्यूम हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको लंग वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। वैसे मैंने आपको क्लिनिकल क्लास में मैं लंग वॉल्यूम्स के बारे में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एट ईच ब्रीथ ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है उसके टाइम पे हम हर जो ब्रेथ साइकिल हमारा उसमें हम नॉर्मली कितना जो एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर वो कितना इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इंस्पायर्ड फॉलोइंग ए नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन किया उसके बाद में हम फोर्सफुली कितना इंस्पायर और कर पा रहे हैं, वो आता है ये इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आईआरसी में। ठीक है, उसके बाद में आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, the volume of air that can be forcefully expired after a normal or resting expiration। नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया उसके बाद में भी यदि हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो वो जो वॉल्यूम आता है वो आता है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम के अंडर में। ये आगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनका देख लेंगे। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया है? तो the maximum amount of air that can be exhaled after fullest inspiration possible। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आ गया? टाइडल वॉल्यूम भी आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। तीनों का जॉइंट जो होता है वो वाइटल कैपेसिटी में आ गया।
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सलेशन के बाद में कितना अमाउंट है मैक्सिमम जो कि हम इनहेल कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। फिर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में कितना वॉल्यूम हमारा बच गया है लंग्स में, वो आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम के अंडर में। टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल क्वाइट एक्सपिरेशन। तो इसमें भी आ गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये तो ये हो गया ये टाइडल वॉल्यूम और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये रिजर्व वॉल्यूम, ये फोर्स रिजर्व वॉल्यूम, और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। ये सारा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप देख लेना। और इसको हम वापस से भी डिस्कस करेंगे ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कैटेगरी में। ये स्पायरोमेट्री पैटर्न से नॉर्मल स्पायरोमेट्री का पैटर्न ये आएगा, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज में ये आएगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव में पैटर्न आपका ये रहेगा। तो ये ग्राफ हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में और डिटेल में पढ़ लेंगे। पेशेंट की प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पेशेंट जो हम इस टाइम हम मेनली स्पायरोमेट्री टेस्ट के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं। तो पेशेंट की प्रिपरेशन क्या, बिफोर स्टार्टिंग टेस्ट ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक तो उसने अवॉइड अल्कोहल बिफोर 4 आवर्स। यदि कोई अल्कोहलिक पेशेंट है तो टेस्ट से 4 घंटे पहले उसने अल्कोहल कंजप्शन नहीं किया हो। स्टॉप टेकिंग लार्ज मील्स बिफोर 2 आवर्स। टेस्ट से 2 घंटे पहले कोई भी उसने लार्ज मील नहीं लिया हो, छोटा मोटा ब्रेकफास्ट करके पेशेंट आ सकता है। स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड 1 आवर बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट। अवॉइड विग्रेस एक्सरसाइजेस बिफोर 30 मिनट्स। वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स। पेशेंट शुड बी रिलैक्स्ड। ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर सर्टेन मेडिकेशंस में बी अवॉइडेड, एग्जाम्पल इनहेलर्स। यदि पेशेंट इनहेलर्स पे है ना, तो डॉक्टर की एडवाइस पे ही हम उसको स्टॉप करवा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे स्टॉप नहीं करवाना है। तो ये डॉक्टर से प्रीवियसली वो एडवाइस लेके आके और टेस्ट करने से पहले इनहेलर्स को स्टॉप कर सकते हैं। स्पायरोमेट्री टेस्ट यूजुअली टेक्स अबाउट 15 मिनट। हियर्स व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द स्पायरोमेट्री प्रोसेस। क्या क्या होता है? पेशेंट इज सिटेड ऑन अ चेयर इन एन एग्जामिनेशन रूम। डॉक्टर और नर्स places a clip on the nose to keep both nostrils closed. A cup like breathing mask is placed around the mouth, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर दिया है और एक कप लाइक जो वो ब्रीदिंग मास्क है वो उसके माउथ पे आपने लगा दिया है। डॉक्टर और नर्स इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक ए डीप ब्रीथ इन ए होल्ड ब्रीथ फॉर ए फ्यू सेकेंड। मतलब उसको डीपली इनहेल करना है, उसके बाद में ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है, एंड देन एक्सेल एज हार्ड एज यू कैन इनटू ए ब्रीदिंग मास्क। द टेस्ट कैन बी रिपीटेड एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। एक बार में 3 टाइम आपको ये टेस्ट रिपीट करना है टू मेक श्योर दैट द रिजल्ट्स आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये जैसे कि ये फर्स्ट पहले भी बता दिया था, ये यहाँ पे नोज क्लिप लगा दी, ये स्पायरोमीटर है, और ये आपका मॉनिटर पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्पायरोमेट्री टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं। A lot of variations between the result can occur between the test, then the highest A lot of variations between the result occur between the test, then the highest value among the three is considered as final result, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशन यदि आ रहे हैं तो जो 3 आपके कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं वो आपको फाइनल रिजल्ट मानना है। इसलिए हम इस टेस्ट को रिपीट करवाते रहते हैं और एक बार में 3 टाइम करवाते हैं। जिस भी बार के 3 टाइम्स में यदि आपके जो वेरिएशन है वो कम है, वो आप अपना फाइनल रिजल्ट मानते हैं। इफ देर इज एन एविडेंस ऑफ ब्रीदिंग डिसऑर्डर, द डॉक्टर माइट बी गिव एन इनहेल्ड मेडिकेशन नोन एज ब्रोंकोडायलेटर्स। यदि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं टू ओपन अप द लंग आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ द टेस्ट। फर्स्ट राउंड में हमें समझ में आ गया कि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में हम दोबारा से टेस्ट करवा सकते हैं। देन द आस्क टू उस ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में हम पेशेंट को 15 मिनट वेट करने के लिए बोलेंगे, और उसके बाद में सेकेंड सेट ऑफ द टेस्ट स्टार्ट करते हैं। After doing another test, the doctor then compare the result of these two measurements
to known whether the bronchodilators have helped to increase the airflow or not. ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स दिए, उसके बाद में पेशेंट को 15 मिनट्स वेट करने के लिए बोला, और उसके बाद में अनदर सेट किया। तो अनदर सेट किया और जो प्रीवियसली था उन दोनों में कोई डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, उसके बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके? सम ऑफ द फ्यू पेशेंट कंप्लेन द पेशेंट एक्सपीरियंस द टेस्ट आर डिजीनेस, क्योंकि बार बार फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं तो उसको डिजीनेस हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इमिडिएटली आफ्टर द टेस्ट, टेस्ट के बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है। द टेस्ट रिक्वायर सम एक्जर्शन, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इफ हैविंग हार्ट डिजीज। एक्जर्शन तो चाहिए, बार बार हम फोर्सफुली एक्सेल करवा रहे हैं पेशेंट को, तो स्लाइट एक्जर्शन चाहिए होता है, तो इसलिए हार्ट पेशेंट्स को हम ये टेस्ट करवाने के लिए नहीं बोलेंगे। ओके, दैट्स इट। तो ये आज का हमारा स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है, इसका प्रोसेस क्या होता है, पेशेंट के लिए हमें क्या प्रिपरेशंस करनी है, कैसे करवाते हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसमें हम बेसिकली स्टडी क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, लंग वॉल्यूम्स कौन कौन से होते हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये सारा हमने बेसिक्स के बारे में स्टडी कर लिया है। आप लोग स्लाइड से दोबारा स्टडी करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।